है, संगठन महामंत्री हैं, मंडल से लेकर कमंडल प्रमुख तक हैं, संयोजक से लेकर महामंत्री, न जाने कितने पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि दरी से लेकर झंडा, दरी बिछाने से लेकर झंडा ढोने तक का भी पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्हें भी ये समझ नहीं आया, उनके भी काम में जू तक नहीं रहेंगी। और असली खेला तो तब हुआ जब उस रिपोर्ट का हवाला देकर आरक्षण चूंकि जहां तक 50% जिसकी दायरा थी, 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़कर 60% तक, उसको बढ़ाकर 50 को 65% और 10% जोड़कर 75% करना था। जिस समय लालू यादव अपने चरमोत्कर्ष पे थे, नीतीश कुमार ही अकेला ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने दम पे उनके सत्ता को उखाड़ फेंका था। बयान को दिया गया, बयान नीतीश कुमार जी देते हैं, बयान का विरोध होता है और उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उसके पीछे चचा अपना खेल खेल जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बिहारियों का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का हो जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? काहे कि आज तक हमारे बिहार के, हमारे भोजपुरी के सिर्फ गायक ट्रेंड हुआ करते थे, हमारे भोजपुरी के गाने ट्रेंड हुआ करते थे, और आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चचा श्री नीतीश कुमार जी स्वयं ट्रेंड कर रहे हैं। बधाई तो बनती है, लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि विधानसभा में, तत्कालीन घटना विधानसभा में आते हैं, एक विवादित बयान देते हैं और उस पर माफ़ी मांग लेते हैं। मिला जुला के मामला लगभग ख़त्म सा हो गया। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, आइए आज उसको हम बताते हैं। देखिए, आज तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार जी एक सभ्य स्वभाव के, बहुत तेज दिमाग के, बहुत चड़क के नीति वाले नेता रहे हैं। उनकी छवि सुशासन बाबू के रूप में काफ़ी विख्यात हुई है। जिस समय लालू यादव अपने चरमोत्कर्ष पे थे, नीतीश कुमार ही अकेला ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने दम पे उनके सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो ऐसे ही नहीं उखाड़ फेंका था, उनमें क्वालिटी तो है। आज तक किसी विवाद में नहीं पड़ने वाले, आज तक कभी ऐसे टिप्पणी नहीं करने वाले नीतीश कुमार जी आखिर ऐसे कैसे बयान दे दिए? कभी आपने उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, यह एक सुनियोजित तरीके से बयान को दिया गया। बयान नीतीश कुमार जी देते हैं, बयान का विरोध होता है और उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन उसके पीछे चचा अपना खेल खेल जाते हैं। अब खेल क्या था? खेल साफ और सीधा था। चूंकि राजद की राजनीति आप जहाँ तक भी देखेंगे जातिवाद से ओतप्रोत ही रही है। ये मैं नहीं, स्वयं राजद सुप्रीमो कई बार कह चुके हैं, अपने समीकरण के बारे में खुलकर बड़ी बड़ी सभाओं के मंच से बातें कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब इन लोगों को लगने लगा था कि नहीं, अब हमारा राजनीति लगभग कगार पे है, अंत के कगार पे है, विरोध चारों तरफ था, तब इन्होंने उसी जाति को फिर से हथियार बनाया और इस बार नए ढंग से जातीय जनगणना की मांग कर दी। लाख विरोध होने के बाद, लाख कठिनाइयों आने के बाद इन्होंने जनगणना भी कराया और अपने अनुसार, चूंकि कई जगह विरोध हो रहा था कि जनगणना हुआ भी नहीं और रिपोर्ट आ गई, इन्होंने अपने अनुसार उसका रिपोर्ट भी मंगवा लिया। और असली खेला तो तब हुआ जब उस रिपोर्ट का हवाला देकर आरक्षण चूंकि जहां तक 50% जिसकी दायरा थी, 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़कर 60% तक, उसको बढ़ाकर 50 को 65% और 10% जोड़कर 75% करना था। और मेन मकसद यही था। उसी संबोधन को अगर पूरा तरह आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा उसी संबोधन में चचा कैसे 50% के आरक्षण को बढ़ा के 65% तक ले जाना चाहते हैं, और ले भी गए। पर चूंकि उनको भी पता था कि हो सकता है इसका विरोध हो, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके लिए हो हल्ला मच गया, और उनको ये पता था कि इस पर हो हल्ला मचेगा। आराम से 2-3 दिन हो हल्ला चला, फिर चचा आए आराम से और माफ़ी मांग लिया, मामला शांत। लेकिन उनको जो खेलना था वो खेल गए। देखिए, उनका ये बात कहीं तरह से जायज़ है कि चलिए पिछड़ों के नेता रहे हैं, हमेशा चूंकि राजद भी जाति का कार्ड खेलते रही है, आज उस सत्ता में है तो अपने जाति के लिए अपना उंगली सीधा कर रही है, चलिए समझ में आता है। लेकिन ताजुब तो उनके लिए होता है जो सवर्ण समाज से आते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम सवर्ण समाज से आने वाले विधायक हैं। वो चुपचाप देख के तालियां बजाते रहे। चलिए, विधायक का तो फिर भी छोड़ दीजिए, जो हमारे सवर्ण समाज के युवा नेता हैं, संगठन महामंत्री हैं, मंडल से लेकर कमंडल प्रमुख तक हैं, संयोजक से लेकर महामंत्री, न जाने कितने पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि दरी से लेकर झंडा, दरी बिछाने से लेकर झंडा ढोने तक का भी पार्टी के लिए काम करते हैं।
उन्हें भी ये समझ नहीं आया, उनके भी कान में जू तक नहीं रहेंगी। उनको सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि अगर आज हम इसके विरोध करते हैं तो हो सकता है उसी पार्टी में से जो आज हम दरी बिछाते हैं वो काम भी हमसे छीन लिया जाए, जो आज हम झंडा धोते हैं वो काम भी हमसे छीन लिया जाए। कारण सीधा और सिंपल था। उनको समाज धर्म, उनको समाज संस्कृति, आरक्षण, देश से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब तो सिर्फ अपने पद से मतलब है। आरक्षण चूंकि जो पहले ही 50% था, देश के लिए एक अभिशाप के रूप में था। कई जगह विरोध होते रहा है, बावजूद इसके किसी ने इसका विरोध नहीं किया। उसी भाजपा जिसके लिए सवर्ण समाज बदनाम है कि नहीं, भाजपा को सपोर्ट करती है, भाजपा के लिए सवर्ण समाज हमेशा आगे रहती है, सवर्ण समाज को भाजपा ने सींचा है, वो भाजपा भी खुले मन से आके समर्थन करती है। और ताज्जुब की बात यह है कि उसके बावजूद भी किसी एक सवर्ण नेता ने भी इसका विरोध नहीं किया। पार्टी मोह में आके ठीक है, रहिए पार्टी मोह में, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण को 75% के आरक्षण को आप 100% कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। देश में योग्यता को शून्य कर दीजिए। आप आरक्षण में सीधे बोल दिए अगर आप जाति के हैं, इस फलाना जाति में आपका जन्म हुआ है, आप IAS बनिएगा, आप जिला संभालिए, दे दीजिए। जो आपके लिए योग्यता का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, आपके लिए एक विशेष जाति समाज में पैदा होना ही अगर सबसे बड़ी योग्यता है तो ठीक है, कीजिए उसी पे। और सवर्ण समाज के जितने भी नेता हैं बजाते रहिए तालियां ऐसे। एक समय आएगा जिस आप सीट पे बैठे हुए हैं ना, वो सीट भी आपसे छीन लिया जाएगा और उस समय आपको समझ में आएगी। धोते रहिए झंडा, चलिए बाकी सब देखते रहिए। हो सके तो व्यक्तिगत हित की, वोट की राजनीति करना बंद कीजिए। सच्चाई को समझिए, सच के लिए आवाज उठाइए। आरक्षण देना सही है, आरक्षण दीजिए, लेकिन जो उस लायक है उसको आरक्षण दीजिए ना। क्या सवर्ण में गरीब नहीं होते? सवर्ण में भी गरीब है। क्या SC ST हो या OBC में है उसमें अमीर नहीं होते? अमीर उसमें भी है। तो ये आरक्षण का अधिकार, आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ एक जाति में जन्म ले लेना ही क्या इतनी बड़ी योग्यता है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे विचार हर जाति, धर्म, संप्रदाय, हर समाज के लोगों को करना चाहिए। सिर्फ इसमें सवर्ण समाज, सिर्फ OBC समाज, सिर्फ SC ST समाज के लोगों को नहीं, सबको एक बार मिल के इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।